नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 85648053096960608974386445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नितेश सिंह। आप देख रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी जो 2021 में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था उसके बारे में। इसमें जितनी भी इन्फॉर्मेशन दी हुई है सारी उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट वेबसाइट से ली गई है और ये आपके मेंस एग्जाम के लिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो मेंस एग्जाम होता है उसके लिए तो इम्पॉर्टेंट है ही। जून में जो इसका प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके लिए भी बहुत से इन्फॉर्मेशन इसमें रखे गए हैं जो फैक्ट बेसिस पे पूछे जाते हैं। एमसीक्यू में कुछ जो क्वेश्चन बना के पूछे जा सकते हैं वो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें ये सारी चीज़ें हैं जो हम पढ़ेंगे। इसको एक बड़ा व्यू से मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें प्रियम्बल होगा, मिशन, विजन, टारगेट, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा, कौन कौन सी एजेंसीज या कमिटीज़ होंगी जो उसको गवर्न करेंगी, पॉलिसी का पीरियड कितना होगा, कौन कौन से इंसेंटिव दिए जाएंगे, और कुछ डिफिनेशंस देखेंगे जैसे डाटा सेंटर पार्क, डाटा सेंटर यूनिट्स, डाटा सेंटर डेवलपर्स, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स वगैरह दिए जाएंगे, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले प्रियम्बल, ये देखिए प्रियम्बल जो है ये डायरेक्ट गवर्नमेंट की वेबसाइट से लिया गया है। मैंने कुछ भी वहाँ से कॉपी पेस्ट नहीं किया, पूरा जितना प्रियम्बल था सारा प्रियम्बल यहाँ पे आपको दिख रहा है। और ये सारा इन्फॉर्मेशन जो इसमें दिया गया है ना, ये सारा प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, कुछ इसमें फैक्ट्स दिए गए हैं और इसको आप डिक्टो अपने मेंस की कॉपी में भी उतार सकते हैं, जिससे आपको मार्क्स फेच करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी और ज़्यादा मार्क्स आप फेच कर पाएंगे। तो इसको मैं एक बार पढ़ देता हूँ, आप इसका हिंदी वर्जन भी है, आप उसको देख लीजिएगा अगर आप हिंदी से पढ़ना चाहते हैं। तो ये वीडियो दोनों लैंग्वेजेस में इसमें लिखे होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा इंग्लिश में, यानी हिंदी इंग्लिश दोनों में। ठीक है, प्रियम्बल इसका स्टार्ट होता है, द डाटा कंजम्पशन इन इंडिया इज एट एन ऑल टाइम हाई, द रैपिड इंक्रीज इन द डाटा ट्रैफिक एंड कंजम्पशन इज driving the data storage demand and leading to expansion of data center market in the country. India's share in the world data is estimated to be around 20%, whereas only 2% data storage capacity in India right now. तो मतलब इंडिया का जो शेयर है डाटा वर्ल्ड में, ठीक है, वो ऐसा ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि 20% के अराउंड है, लेकिन जो डाटा स्टोरेज कैपेसिटी है अपने कंट्री में वो केवल 2% ही है। ठीक, recent estimates say India's 375 megawatt data center capacity is growing rapidly। तो जो इंडिया की डाटा सेंटर कैपेसिटी है प्रेजेंट टाइम में वो 375 मेगावाट की है और इतनी तेज़ी से ग्रो हो रही है कि ये 775 मेगावाट की हो जाएगी बाई 2025। ठीक, दिस कैपेसिटी एडिशन वुड रिक्वायर इन्वेस्टमेंट, ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट टू ट्यून ऑफ 4.9 बिलियन, यानी करीब 5 बिलियन के आसपास इसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए अगर हम अपने डाटा सेंटर कैपेसिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं 750 मेगावाट तक बाय 2025। तो हमें 5 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना होगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आप देखिए, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश हैज़ ऑलवेज बीन अ मेजर प्लेयर इन ITES सेक्टर, हैविंग नोएडा एज वन ऑफ द की IT क्लस्टर। नोएडा में, मतलब उत्तर प्रदेश का जो IT क्लस्टर है वो नोएडा में ही है। Noida has emerged as a planned, integrated modern industrial city which has attracted investment in IT and electronic sector। मतलब over the last years नोएडा ने IT and electronic sector में बहुत सा investment attract किया है। The focus of state is also increasingly reliant on IT enabled public delivery system, leading to improved transparency in governance and speedy delivery of services to the system। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट जो है, स्टेट गवर्नमेंट ने जो पब्लिक डिलीवरी सिस्टम अपना चलाती है, गवर्नेंस जिससे करती है पब्लिक डिलीवरी सिस्टम से, उसको आईटी के थ्रू करने का जो एक ट्रेंड बहुत ही तेज़ी से इंक्रीज़ हुआ है पिछले सालों में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में। ठीक है, लीडिंग टू इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी, जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है अगर हम आईटी के थ्रू पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को ऑपरेट करते हैं तो। फिर स्पीडी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज भी होता है। ठीक, वेरियस e-governance services and online service delivery platforms are turning the state government into a major consumer of cloud storage of these data centers।
ठीक, द पॉलिसी एम टू बिल्ड अ कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट फॉर द डाटा सेंटर इंडस्ट्री टू फ्लोराइज इन द स्टेट द लोकेशन एडवांटेज स्ट्रॉन्ग आईटी। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश के स्पेशलिटी के बारे में बताया गया है। द लोकेशन एडवांटेज स्ट्रॉन्ग आईटी इकोसिस्टम रेडली एम्प्लॉयबल क्वालिटी टैलेंट, ठीक है, एंड आर सम ऑफ द की इंग्रेडिएंट्स टू कीप उत्तर प्रदेश अ प्रॉमिसिंग डेस्टिनेशन फॉर इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर इंडस्ट्रीज। अब आप इसको हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा एक बार। मिशन क्या है इसका, सबसे पहले मिशन देखते हैं। तो टू बिल्ड अ वर्ल्ड क्लास डाटा सेंटर इकोसिस्टम इन द स्टेट बाय अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम ग्लोबल एज वेल एज इंडियन प्लेयर्स। तो ग्लोबल और इंडियन लेवल पे इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करना है और स्टेट को बनाना है डाटा सेंटर इकोसिस्टम वर्ल्ड क्लास का, ठीक। फिर नर्चर करना है एमएसएमई स्टार्टअप्स को टू सपोर्ट लोकलाइजेशन ऑफ डाटा सेंटर इंडस्ट्री, मतलब डाटा सेंटर इंडस्ट्री में एमएसएमई और स्टार्टअप्स को लेके आना है। टारगेट क्या है, टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक। 20,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना है, पहला टारगेट। दूसरा 250 मेगावाट डाटा सेंटर इंडस्ट्री डेवलप करनी है। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखेंगे, 250 मेगावाट की डाटा सेंटर क्षमता जो है अभी के आसपास है, 375 मेगावाट की है अभी के आसपास। अब इसको डेवलप करना है 775 मेगावाट बाय 2025। तो जो 2025 तक 750 मेगावाट होगा, इसमें 250 मेगावाट तो केवल उत्तर प्रदेश ही कंट्रीब्यूट करेगा इस पॉलिसी के टारगेट के अनुसार, ठीक। फिर तीसरा जो टारगेट है इसका, एस्टेब्लिश्ड एटलीस्ट 3 स्टेट ऑफ द आर्ट प्राइवेट डाटा सेंटर पार्क। तो 3 डाटा सेंटर पार्क इस्टेब्लिश करने हैं उत्तर प्रदेश में, और वो स्टेट ऑफ द आर्ट मतलब अभूतपूर्व, इसके पहले ऐसा कोई डाटा सेंटर पार्क नहीं हुआ है, एकदम हाई लेवल का, ठीक। फिर पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन पीरियड 5 साल का होगा, यानी 2020 से ये पॉलिसी स्टार्ट होती है तो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 तक चलेगी, यानी 2025 तक, जब तक भी उत्तर प्रदेश का बजट ना आ जाए। पॉलिसी प्रमोशन कैसे करेंगे, इस पॉलिसी का प्रमोशन हम कॉन्फ्रेंस के थ्रू करेंगे, सबमिट कराएंगे, रोड शो कराएंगे, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का यूज़ करेंगे, सोशल मीडिया का यूज़ करेंगे। फिर प्रमोटिंग द स्टेट एज अ प्रेफर्ड डेस्टिनेशन फॉर अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट इन डाटा सेंटर इंडस्ट्री। तो डाटा सेंटर इंडस्ट्री में जो भी इन्वेस्टमेंट हमको अट्रैक्ट करना है, इसके थ्रू हम इसका प्रमोशन करेंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको यहाँ पे देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रेटजी शैल बी फॉर्मुलेटेड बाय प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट। एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट होगी जो कि मार्केटिंग और ब्रांडिंग स्ट्रेटजी को फॉर्मुलेट करेगी, उसी के तहत इसका प्रमोशन किया जाएगा। देखिए इसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा। गवर्नेंस इसका 3 टियर होगा। तो सबसे पहले जो ग्राउंड लेवल पे काम करेगी वो होगी नोडल एजेंसी, ठीक है। नोडल एजेंसी के बाद आएगा पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट, उसके बाद आएगी इम्पावर्ड कमेटी, ठीक है। ये हायरार्की वाइज होगा, ग्राउंड लेवल पे नोडल एजेंसी, उसके ऊपर आएगी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट पीआईयू, उसके बाद इम्पावर्ड कमेटी ईसी। अब ये नोडल एजेंसी क्या है, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, ये नोडल एजेंसी होगी। शैल बी नॉमिनेटेड फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी। इसका इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन करने के लिए ग्राउंड लेवल पे इसको नॉमिनेट किया जाएगा, ठीक है। द एजेंसी, इसका काम क्या होगा, द एजेंसी शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट, ठीक। एक ऐसा कंड्यूसिव पॉलिसी इन्वायरमेंट करेगी जहाँ से इंप्लीमेंटेशन का हो सके फॉर सस्टेन्ड ग्रोथ ऑफ डाटा सेंटर इकोसिस्टम इन द स्टेट। इट विल यूटिलाइज निवेश मित्रा पोर्टल। अब ये निवेश मित्रा पोर्टल क्या है, इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। टू एक्ट एज अ सिंगल विंडो फॉर एंगेजमेंट। तो ये बेसिकली नोडल एजेंसी जो है, ये इसका काम होगा सिंगल विंडो की तरह काम करना। सिंगल विंडो का मतलब अगर हम समझे तो जैसे कोई एक स्टार्टअप है या एमएसएमई है जिसको डाटा सेंटर पॉलिसी के अंदर डाटा सेंटर पार्क बनाना है, वो आएगी तो जो सबसे पहले जिससे मिलेगी वो गवर्नेंस में वो होगी नोडल एजेंसी। तो जो भी कागज़ वगैरह या डॉक्यूमेंटेशन का काम होगा वो नोडल एजेंसी के थ्रू ही करेगी, ठीक। टू मैनेज द सिंगल विंडो ऑपरेशन, नोडल एजेंसी जो है वो एक सेटअप करेगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है, जिसमें कुछ स्टाफ्स वगैरह होंगे। तो नोडल एजेंसी के अंडर होगी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, जिसके अंदर कुछ स्टाफ्स वगैरह होंगे जो कि ये चीज़ें सर्विसेज को फैसिलिटेट करेंगे डाटा सेंटर पार्क इस्टेब्लिश करने के लिए। फिर उसके ऊपर आएगी पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट को चेयर करेगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, और ये जो भी नोडल एजेंसी का काम होगा उसको सुपरवाइज करने का काम करेगी। फिर और क्या काम होगा इसका, अप्रूव करेगी ये इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को। फिर इंसेंटिव्स जो होंगे उसको डिसबर्स करेगी। फिर रिकमेंड करेगी जो भी चीज़ें होंगी उसको इम्पावर्ड कमेटी को, इसके ऊपर की जो अथॉरिटी है उसको रिकमेंडेशन देने का भी काम करेगी डाटा सेंटर पॉलिसी से रिलेटेड।
फिर ये पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन यूनिट शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर कोऑर्डिनेशन विथ गवर्नमेंट फंक्शनरीज, इंगेजमेंट विथ इंडस्ट्री एसोसिएशन एंड स्टेक होल्डर्स। तो जो भी गवर्नमेंट फंक्शनरीज होंगे, इंडस्ट्री एसोसिएशंस वगैरह होंगे, फिक्की, एसोकैम या स्टेक होल्डर्स जो होंगे, डाटा सेंटर पार्क्स जो इस्टेब्लिश करेंगे, उसमें जो भी इन्वेस्टर्स होंगे या जो जिसका आइडिया होगा, जिसकी कंपनी होगी, इन सारे के बीच में कोऑर्डिनेशन करने का काम पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन यूनिट का होगा। इसके ऊपर आता है इम्पावर्ड कमेटी। इम्पावर्ड कमेटी को चेयर करेगा चीफ सेक्रेटरी। ठीक है। द चार्टर ऑफ कमिटी शैल बी पर्टेनिंग टू द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पॉलिसी। और इसका एक जो सबसे बड़ा काम होगा वो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन होगा। बहुत से डिपार्टमेंट होंगे एक डाटा सेंटर पॉलिसी को बनाने के लिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट होगा, फिर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट्स, लैंड डिपार्टमेंट या लैंड एक्वाजिशन डिपार्टमेंट होगा, फिर वाटर डिपार्टमेंट होगा। तो जितने भी डिपार्टमेंट होंगे सारे डिपार्टमेंट में इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन काम कराने का ये काम करेगी। ठीक। प्रोजेक्ट वर्थ मोर देन 200 करोड़ रुपए will be subjected to approval from state cabinet on the recommendation of empowered committee। तो ये जो empowered committee रिकमेंड करेगी कि आप भैया 200 करोड़ रुपए तक का जो इन्वेस्टमेंट आया है, इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल आया है, इसको आप अप्रूव करिए। तो अप्रूव कौन करेगा? स्टेट कैबिनेट उसको अप्रूव करेगा। अब एक स्पेशल टास्क फोर्स बनेगा। स्पेशल टास्क फोर्स कैसा होगा? इसमें जो मेंबर होंगे वो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से होंगे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से होंगे, फिर उसके बाद फाइनेंस एंड प्लानिंग से होंगे, स्मॉल इंडस्ट्रीज, कमर्शियल, टैक्स, एनर्जी, इरिगेशन, हाउसिंग डिपार्टमेंट, लेबर एक्सेट्रा, जो भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको इनकलकेट करके उनको मिला के एक टास्क फोर्स क्रिएट किया जाएगा। स्पेशल टास्क फोर्स उसको बोलेंगे। तो ये होगा गवर्नेंस स्ट्रक्चर। फिर अब डाटा सेंटर पार्क को देख लेते हैं, है क्या डाटा सेंटर पार्क, है क्या। डाटा सेंटर पार्क समझने से पहले हम डाटा सेंटर यूनिट को देखते हैं। तो डाटा सेंटर यूनिट अ सिक्योर स्पेस विद इन अ बिल्डिंग, मतलब एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक स्पेस है या पूरी बिल्डिंग ही है जो कि एक स्पेस रखती है, वेयर द कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इन इज कंसंट्रेटेड फॉर पर्पज ऑफ, जहाँ पे कंप्यूटिंग एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट वगैरह जैसे राउटर, फाइबर केबल्स वगैरह, कंप्यूटर डेस्कटॉप वगैरह जो जिनको कनेक्ट करके रखा गया है लोकल एरिया नेटवर्क से, वो सब चीज़ें रखी गई होंगी। किस चीज़ के लिए? फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग, सॉर्टिंग, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड अलाउिंग एक्सेस टू लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, जिसके थ्रू हम कलेक्ट कर सके, प्रोसेस कर सके, डिस्ट्रीब्यूट कर सके, एक्सेस को अलाउ कर सके लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। उसको हम ऐसे स्पेस को जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज़ होंगी उसको हम डाटा सेंटर यूनिट बोलेंगे। अब डाटा सेंटर पार्क क्या होता है? तो ऐसे डाटा सेंटर यूनिट जिसकी कैपेसिटी 40 मेगावाट मिनिमम कैपेसिटी होगी, इसके ऊपर भी हो सकती है लेकिन मिनिमम 40 मेगावाट होंगे जिन डाटा सेंटर यूनिट की कैपेसिटी, उसको हम डाटा सेंटर पार्क बोलेंगे। ठीक है। फिर डाटा सेंटर पार्क डेवलपर। अब ये जो डाटा सेंटर पार्क है उसको डेवलप करने का काम करेगा जो उसको डाटा सेंटर पार्क डेवलपर बोलेंगे। अब इसमें क्या क्या होगा डाटा सेंटर पार्क डेवलपर का काम? जैसे वो वाटर की फैसिलिटी, सीवेज फैसिलिटी, रोड, पार्किंग, ग्रीन एरिया की फैसिलिटी, इलेक्ट्रिसिटी, फाइबर कनेक्टिविटी की फैसिलिटी जो डेवलप करेगा उसको डाटा सेंटर पार्क डेवलपर बोलेंगे। अब इंसेंटिव्स के बारे में देख लेते हैं। दो टाइप के इंसेंटिव्स हैं, एक फाइनेंशियल इंसेंटिव, एक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो एक डाटा सेंटर पार्क के लिए क्या है? इंटरेस्ट सब्सिडी अप टू 60% ऑफ एनुअल इंटरेस्ट फॉर 7 ईयर्स। तो जो भी आप अगर कोई एक डाटा सेंटर पार्क क्रिएट करने जा रहा है, एस्टेब्लिश करने जा रहा है, उसके लिए उसने कुछ लोन लिया है बैंक से, ठीक है। अब उसके ऊपर उसको कुछ इंटरेस्ट देना है बैंक को, तो जो भी इंटरेस्ट देना है उसका 60% इंटरेस्ट सबवेंशन हो जाएगा, यानी 60% जो है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पे करेगी फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। ठीक। लेकिन इस पर एक सीलिंग भी है 10 करोड़ की पर ईयर के हिसाब से, मतलब 60% तो पे करेगी लेकिन वो 10 करोड़ से ऊपर नहीं जाना चाहिए, यानी 60% या 10 करोड़ में से जो भी ज़्यादा है उसको गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश पे करेगी ईयर बेसिस। ठीक है। लेकिन ओवरऑल सीलिंग भी है जो कि 7 साल तक की है। ओवरऑल सीलिंग भी 50 करोड़ से ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। ठीक। तो आप इसको आसान भाषा में समझिए, जैसे इंटरेस्ट पे सब्सिडी देगी गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, कितना देगी? 60% या 10 करोड़, जो भी ज़्यादा होगा। ठीक। कितने साल तक? 7 साल तक। और 50 करोड़ से ज़्यादा पूरे 7 साल में, इससे ज़्यादा नहीं देगी। ठीक। फिर लैंड सब्सिडी देख लेते हैं। लैंड सब्सिडी 25% तक का दिया जाएगा अगर वो लैंड मध्यांचल में है या पश्चिमांचल में है। 50% तक का दिया जाएगा अगर वो बुंदेलखंड वाले रीजन में है या पूर्वांचल वाले रीजन में है। ठीक।
पूर्वांचल वाला और बुंदेलखंड वाला रीजन आपको पता है लीस्ट डेवलप्ड रीजन है उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ पे लैंड सब्सिडी ज़्यादा दी जाएगी ताकि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अट्रैक्ट हो और यहाँ पे डाटा सेंटर पॉलिसी बनाने में प्रेफरेंस दी जाए ताकि ये भी एरिया डेवलप हो पाए। स्टैम्प ड्यूटी एग्जम्पशन दिया जाएगा 100% तक का, ठीक है, ऑन द परचेज एंड लीज ऑफ लैंड। अगर आप परचेज करते हैं या लीज करते हैं लैंड को फॉर डाटा सेंटर पार्क के लिए तो 100% एग्जम्पशन दिया जाएगा स्टैम्प ड्यूटीज़ पर। नॉन फाइनेंशियल सब्सिडीज़ कैसे दी जाएगी? वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, फिर प्रेफरेंस इन पब्लिक प्रोक्योरमेंट, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक प्रोक्योरमेंट प्लेटफॉर्म जो है उस पर पब्लिक प्रोक्योरमेंट करने के लिए जो इंसेंटिव दिए जाएंगे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव होंगे। फिर 3 शिफ्ट ऑपरेशन होगा, मतलब तीनों शिफ्ट में काम कर सकते हैं इसमें 8-8 घंटे के, ठीक, मतलब 24/7 ये चलेगा। फिर इसमें वुमेंस को भी प्रेफरेंस दिया जाएगा, वो तीनों शिफ्ट में काम कर सकती हैं। उनके सिक्योरिटी वगैरह का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी वो स्टेट गवर्नमेंट और वो जो कंपनी होगी डाटा सेंटर कंपनी या डाटा सेंटर पार्क को जो इस्टेब्लिश करेगी वो उसकी जिम्मेदारी होगी। फिर सेल्फ सर्टिफिकेशन का भी प्रावधान होगा। सेल्फ सर्टिफिकेशन मतलब जैसे मान लीजिए आप कितना इलेक्ट्रिसिटी यूटिलाइज़ करते हैं, कितना वाटर यूटिलाइज़ करते हैं, उसका कोई पैरामीटर बेंचमार्क गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सेट करके देगी आपको। उससे ज़्यादा अगर आप यूटिलाइज़ करते हैं तो आपके ऊपर पेनल्टी फाइन रखे जाएंगे। तो उस कंडीशन में आपको ये प्रेफरेंस दी जाती है सेल्फ सर्टिफिकेशन में कि आप खुद से बताइए कि आप कितना यूज़ किए, हम आपको चेक इंस्पेक्शन करने नहीं जाएंगे। तो ये उनके कॉन्फिडेंस को बेसिकली बूस्ट करने के लिए प्रोविज़न रखा गया कि वो खुद से बता सकते हैं। तो ये था पूरा उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर पॉलिसी ऑफ 2021। ये जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ, जो भी इन्फॉर्मेशन इसमें दी गई है सारी ऑथेंटिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये ज़्यादा चांसेस है, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि ये जो आने वाली परीक्षाएं हैं, मेंस की परीक्षाएं, इसमें पूछी जा सकती हैं। आप ये सारे जो भी डिफिनेशंस वगैरह इसमें लिखे गए हैं या जो भी प्रीएम्बल वाला पार्ट था उसको वर्ड टू वर्ड कोट कर देंगे तो आपके मार्क्स बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटी है बहुत अधिक हो जाएगी। और प्लस जो फैक्ट लिखे गए हैं इस वीडियो में, आपको बताया गया था इस पीडीएफ के थ्रू, तो वो उससे प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं, उसके भी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप इस वीडियो को एक बार में ना समझ पाए हो तो आप इसको 2 से 3 बार देखिएगा। मुझे खुद एक बार में नहीं समझ में आई थी पूरी पॉलिसी, मैंने 2 से 3 बार पढ़े हैं तब जाके इसको समझ में आया और आपको समझा पाया मैं। अगर आप इसको 2 से 3 बार देखेंगे तो जो भी इन्फॉर्मेशन है आप उसको ईजिली मगअप कर पाएंगे और जाके अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे एग्जाम में। आप देख रहे थे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, मेरा नाम है नितेश सिंह, आई एम साइनिंग ऑफ, थैंक यू।